आज का टॉपिक है भारतीय इतिहास की जानकारी में विदेशी यात्रियों का वर्णन। इससे पूर्व हमने भारतीय इतिहास की जानकारी के जो प्रमुख स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत, उनका अध्ययन किया। इस तीसरे स्रोत अर्थात विदेशी यात्रियों के वर्णन में सर्वप्रथम हम इसको 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। यूनानी यात्रियों का वर्णन, अरबी यात्रियों का वर्णन और चीनी यात्रियों का वर्णन। सर्वप्रथम हम इसमें यूनानी यात्रियों के वर्णन का उल्लेख करते हैं। हेरोडोटस वह प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार जिसे इतिहास का जनक माना जाता है, इसके द्वारा हिस्टोरिका नामक एक ग्रंथ लिखा गया जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया कि ईरानी शासक डेरियस के समय भारत का सिंध क्षेत्र है वो इसके साम्राज्य का 20वां प्रांत है, अर्थात भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का सर्वप्रथम जिस यूनानी साहित्यकार अर्थात इतिहासकार ने वर्णन किया वह हेरोडोटस था। दूसरा प्रमुख इतिहासकार थ्यूसिडाइस, जिन्हें क्रमबद्ध और वैज्ञानिक इतिहास के विवेचन की दृष्टि से सही अर्थों में इतिहास का जनक माना जाता है। इनके ग्रंथ में ऐतिहासिक स्पार्टा और एथेंस के मध्य जो युद्ध हुए हैं उनका उल्लेख किया गया है। इन्होंने भी भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांतों का वर्णन किया है। केसियस, इनके द्वारा भारत और ईरान दोनों का इतिहास लिखा है। भारत पे जो ग्रंथ लिखा है वह है इंडिका और ईरान पे जो ग्रंथ लिखा है वह है पर्सिका। इन सब से जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का प्रतिनिधि था और जिसने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की। हालांकि दुर्भाग्य से इंडिका मूल रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके बाद जितने भी यूनानी इतिहासकार हुए जैसे कर्टियस, डियोडोरस, प्लूटार्ट, स्ट्रेबो, एरियन, डिमेकस, प्लिनी आदि ने इनसे संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत किए, अर्थात इन यात्रियों इतिहासकारों ने भारत के बारे में जो कुछ भी लिखा उस सब का आधार मेगस्थनीज की इंडिका ही रही है। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर इस पुस्तक का जर्मन भाषा में तथा अंग्रेजी भाषा में भी अनुवाद हुआ है। इसके अलावा एरियन जिन्होंने इंडिका लिखी, प्लिनी जिन्होंने नेचुरल हिस्ट्री अर्थात प्राकृतिक इतिहास ग्रंथ की रचना की। प्लिनी के इस ग्रंथ में भारत और रोम के बीच जो ऐतिहासिक व्यापार होता था उसका भी उल्लेख किया गया है तथा प्लिनी ने अपने इस ग्रंथ में ये भी लिखा है कि भारत वह खड्डा है जहाँ पर संपूर्ण विश्व का सोना आने के बाद बाहर नहीं जाता है, अर्थात प्लिनी ने भारत और रोम के बीच जो स्वर्ण मुद्राओं में व्यापार हो रहा था और जो रोम की स्वर्ण मुद्राएं भारत में आ रही थी उस पर अपना दुख प्रकट किया है। इसके अलावा पेरिप्लेस ऑफ द एरिथन सी, इस पुस्तक के लेखक अज्ञात हैं, लेकिन इस ग्रंथ में भारत और रोम के बीच जो विदेशी व्यापार होता था उसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इनके अलावा टालमी की ज्योग्राफिका नामक पुस्तक में प्राचीन भारत का बनाया हुआ नक्शा उपलब्ध है, अर्थात प्राचीन भारत का सर्वप्रथम जो भौगोलिक मानचित्र बनाया गया वो टालमी के द्वारा बनाया गया, जो कि उसके ऐतिहासिक ग्रंथ ज्योग्राफिया में संरक्षित है।
इनके बाद जो विदेशी यात्री और इतिहासकार हैं वो हैं चीन के। भारत और चीन के संबंध काफ़ी पुराने और ऐतिहासिक रहे हैं। सुमा चीन, जिन्हें चीनी इतिहास का जनक माना जाता है, जिसने सर्वप्रथम भारत और चीन के संबंधों का उल्लेख किया है। दूसरा जो सर्वप्रथम चीनी यात्री प्रसिद्ध है वह है फाहियान। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। इसका भारत आने का जो मुख्य लक्ष्य था वह था बौद्ध धर्म को जानना, उसे समझना और बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा करना। इसके लिए ये 399 ईसा पूर्व से ईस्वी में चीन से प्रस्थान किया। 401 से वे पश्चिमोत्तर भारत पहुंचा। 410 ईस्वी में उसने ताम्रलिप्ति बंदरगाह से वापस प्रस्थान किया और 414 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों की यात्रा करता हुआ वापस चीन पहुंचा। इस प्रकार फाहियान लगभग 15 से 16 वर्ष भारत रहा। फाहियान के वर्णन का जो सबसे दुर्भाग्य अथवा निर्बल पक्ष है वो ये है कि इसने कहीं भी अपने ग्रंथ में तत्कालीन शासक का उल्लेख नहीं किया। इसके पीछे मुख्य कारण ये हो सकता है कि फाहियान की जो यात्रा थी वो अपने बौद्ध धर्म के को लेकर थी, इसलिए उसने राजनीतिक शासकों के बारे में वर्णन नहीं किया। दूसरा प्रमुख चीनी यात्री है वो है वेनसांग। वेनसांग, जिन्हें यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, ये भी लगभग 15-16 वर्ष भारत की यात्रा पर रहे। 629 से 645 ईस्वी तक इन्होंने भारत की यात्रा की। इनके ग्रंथ का नाम सियुकी है और जिस समय ये भारत की यात्रा पर आए उस समय उत्तर भारत पर शासन हर्षवर्धन का था तथा दक्षिणी पश्चिमी भारत पर पुलकेशिन द्वितीय और दक्षिणी पूर्वी भारत पर नरसिंहवर्मन सेकंड पल्लव वंश का शासन था। वेनसांग ने नालंदा और कांची जैसे विश्व प्रसिद्ध शिक्षण संस्थाओं में भी अध्ययन किया तथा बौद्ध धर्म और भारतीय सामाजिक, धार्मिक और दार्शनिक चिंतन का अपने ग्रंथ सियुकी में वर्णन किया है। इनके अलावा जो चीनी यात्री भारत आए उनमें ईत्सिंग प्रमुख थे। ईत्सिंग 7वीं शताब्दी में भारत आए। यद्यपि इनका मूल ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, लेकिन जापानी विद्वान ने इनकी अंग्रेजी भाषा में जीवनी लिखी है, ए रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन, जिसमें ईत्सिंग ने ये जिक्र किया है कि उसने पाटलिपुत्र में अशोक की भिक्षु के रूप में मूर्ति देखी है। ये जितने भी चीनी यात्री आए, चाहे वो ईत्सिंग हो, चाहे फाहियान हो, चाहे हेनसांग हो, इनकी यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो है बौद्ध धर्म का अधिक से अधिक अध्ययन और जानकारी प्राप्त करना। इनके साथ इन्होंने भारत के धार्मिक और सामाजिक पक्ष का भी वर्णन किया है। हालांकि फाहियान ने तत्कालीन शासक के बारे में नहीं लिखा, लेकिन वेनसांग ने हर्षवर्धन का वर्णन किया है तथा हर्षवर्धन के द्वारा जो भी धार्मिक अनुष्ठान करवाए जाते थे उनमें भी ये प्रमुख अतिथि के रूप में रहा है। तो हर्षवर्धन और दक्षिणी पूर्वी भारत, दक्षिणी पश्चिमी भारत की तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जानकारी के लिए इसका वर्णन सबसे उपयुक्त है। तारानाथ ये तिब्बत के इतिहासकार थे, जिनके द्वारा केंग्यूर और तेंग्यूर नामक 2 ग्रंथ लिखे गए, जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी के साथ साथ तिब्बत और भारत के ऐतिहासिक संबंधों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। अरब और भारत का संबंध ऐतिहासिक और काफ़ी पुराना रहा है। अरबों से भारतीय व्यापार, घोड़े,
और मसालों के बीच रहा है। सर्वप्रथम अल मसूदी, सुलेमान और अल बेरूनी वह इतिहासकार और यात्री रहे हैं जिन्होंने भारत के इतिहास के बारे में अपने ग्रंथों में चर्चाएं की है। अल मसूदी 941 से 943 ईस्वी तक भारत रहा। उसने राष्ट्रकूट राजाओं की महत्ता के विषय में लिखा, अर्थात दक्षिणी भारत के तत्कालीन इतिहास की जानकारी हमें अरब यात्री अल मसूदी के यात्रा वृत्तांत से प्राप्त होती है। इसके अलावा अल बेरूनी वह महत्वपूर्ण इतिहासकार और यात्री जिसने तत्कालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति पर प्रकाश डाला। यह महमूद गजनवी का समकालीन था। उसने संस्कृत भाषा सीखी और भारत की सभ्यता और संस्कृति को पूर्ण रूप से जानने का प्रयत्न किया। तो यह प्रथम अरबी यात्री था जिसने भारत के इतिहास और संस्कृति को समझने के लिए यहाँ की प्रमुख भाषा संस्कृत का अध्ययन किया। उसने अपने ग्रंथ तहकीक उल हिंद अर्थात तहकीक हिंद में भी भारत का बहुत ही तर्कसंगत और पूर्ण वर्णन लिखा है। उसने बड़े धैर्य से भारतीय समाज और संस्कृति को जानने का प्रयत्न किया है, परंतु उसके वर्णन के दो मुख्य दोष रहे हैं। उसने अपने वर्णन में भारत की राजनीतिक दशा अर्थात तत्कालीन उत्तर भारत के शासकों के बारे में ज़्यादा नहीं लिखा तथा उसने अपने निजी अनुभव के आधार पर भी कम लिखा है, क्योंकि हो सकता है कि उसे तत्कालीन भारतीय समाज और संस्कृति की इतनी परख ना रही हो। इस प्रकार भारतीय प्राचीन इतिहास की जानकारी के जो प्रमुख स्रोत हैं उनमें तीसरा और महत्वपूर्ण स्रोत है विदेशी यात्रियों का वर्णन। इन विदेशी यात्रियों के वर्णन को हम पुनः 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं: यूनान के यात्री और इतिहासकार, चीन के यात्री और इतिहासकार, और अरब के यात्री और इतिहासकार। हालांकि इन्हें अपने अनुभव के आधार पर कुछ सामाजिक और राजनीतिक पूर्वाग्रह पर आधारित इतिहास लिखा है, इसलिए इनके ग्रंथों को सावधानीपूर्वक पढ़ने और इतिहास के परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए मेगस्थनीज ने जो भारतीय समाज का वर्णन किया है उसके अनुसार इन्हें प्राचीन भारत में 7 वर्णों अथवा सामाजिक विभाजन नजर आए तथा मेगस्थनीज ने जो भारतीय समाज का गठन देखा उसके अनुसार इन्हें लगा कि भारत में रोम और यूनान की तरह दास प्रथा नहीं है। इसी प्रकार अल-बेरूनी के जो ग्रंथ थे उनमें इन्हें लगा कि हिंदू धर्म और इसके अनुयायी रूढ़िवादी हैं तथा यह यात्री और इतिहासकार तुर्क अथवा मुस्लिमों के सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन को ही सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के में प्रयासरत रहे हैं। इसी प्रकार चीनी इतिहासकारों और यात्रियों का जो मुख्य लक्ष्य रहा है वो है बौद्ध धर्म और उससे संबंधित जानकारी प्राप्त करना।